नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज मिल रही है, वो भी एकदम फ्री में। चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, तो आप सभी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत मैं आपको वापस बताता हूँ और इसको आगे बढ़ते हैं लेके, है ना। हमने नॉर्मल चीज़ें देखी थी, वर्गीकरण देखा था। तो सबसे पहले हमने बोला कि स्टार्टिंग से ही मानव ने प्रयास किया वर्गीकरण का, और स्टार्टिंग के जो प्रयास थे वो हमारी ज़रूरतों के आधारित थे, है ना। स्टार्टिंग के प्रयास नॉर्मल थे और ज़रूरतों के पर आधारित थे, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, इनके आधार पर वर्गीकरण करते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी साइंस भी नहीं थी डेवलप स्तर पे। फिर सबसे पहले जो वैज्ञानिक पैमाने पे जो उपयोग किया था, सबसे पहले वैज्ञानिक मानदंडों का जो उपयोग किया था वर्गीकरण के अंदर, वो किया था अरस्तू ने। याद रखना है, स्टार मार्क भी बताया था। उन्होंने क्या किया था, पादपों को जो है आकारिकी लक्षण, याद रखना है, शारीरिक नहीं, आकारिकी लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पादपों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर बांट दिया था वृक्ष, झाड़ी और शाख में। सबसे ज्यादा वृक्ष बढ़े, फिर झाड़ियां, फिर शाख, ठीक है। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया कि आरबीसी है कि नहीं है। आरबीसी या लाल रक्त की उपस्थिति में, आरबीसी कारण ही लाल रक्त होता है, तो आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने जंतुओं को बांट दिया अलग। चलो ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कैरोलस लीनियस नाम का वैज्ञानिक आया था, जिन्होंने द्विजगत पद्धति दी थी। क्या दी थी? द्विजगत पद्धति। इसके अनुसार दो जगत कौन कौन से? द्विजगत मतलब दो जगत। एक जगत था आपका प्लांटाई या फिर पादप जगत, और दूसरा था आपका एनिमेलिया जगत। दूसरा क्या था? एनिमेलिया या प्राणी जगत, है ना। एनिमेलिया या प्राणी जगत। अब हुआ क्या था, ये जो द्विजगत पद्धति थी, इसके अनुसार सारा मिक्सअप हो गया, यानी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में फर्क पता नहीं चल रहा था, सारे एक साथ रख दिए थे कैसे भी। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रख दिया था। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी भी एक साथ थे, कभी कभी अलग थे, ऐसा, है ना। तो सारा मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होने के कारण वर्गीकरण में कठिनाई आ गई, है ना। वर्गीकरण आसान करना चाहिए था, वर्गीकरण के अंदर तो चीजें आसान होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे कठिनाई आ गई। विभेद करना मतलब अंतर करना मुश्किल हो गया था दो जीवों के बीच में, है ना। तो इसके कारण लंबे समय से ये प्रणाली चली थी, लेकिन अंत में जाके वो फेल हो गई, अपर्याप्त यहाँ फेल हो गई। उसके बाद कुछ चीज़ें और इसमें मिक्सअप करने की आवश्यकता महसूस हुई, जैसे इसमें पोषण की विधि को डालो, आवास को डालो, प्रजनन की विधियों को सम्मिलित करो वर्गीकरण में, सेल वॉल के लक्षण बताओ, सेल कैसी हैं, एक कोशिके हैं, बहुकोशिके हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये सारी चीज़ें देख के फिर वर्गीकरण करो। तो उसके बाद कई साल बाद जो है एक वैज्ञानिक आए थे, जिसका नाम था 1969 के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे 1969 के अंदर, जिनका नाम था आर एच वही टेकर। उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दे डाला, है ना। उन्होंने पंच जगत वर्गीकरण दिया था। नाम उनका आर एच वही टेकर है। 1969 भी आप याद रखना एक बार, है ना। 1969 भी आप याद रखना, क्या पता आपको पूछ ले। तो इन्होंने दिया था पंच जगत वर्गीकरण, है ना। उन्होंने 5 जगत कौन कौन से बताए? एक आपको बताया मोनेरा, एक बताया प्रोटिस्टा, एक बताया फंजाई, एक बताया प्लांटाई और एक बताया एनिमेलिया। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई विद्यार्थी अभी से इस लेक्चर को देख रहा है, पहला लेक्चर नहीं देखा और स्टार्टिंग से देख रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक था वो मैंने अभी इसी में बता दिया, और आगे कंटिन्यू करेंगे वो साथ साथ कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकते हो आप, है ना। तो 5 जगत वर्गीकरण आर एच वही टेकर ने दिया था। 5 जगत कौन कौन से बताए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। ये 5 जगत आपको याद रखना। दो तो आपको पता ही है, जो कैरोलस लीनियस भी बोल के गया था, प्लांटाई और एनिमेलिया। 3 इन्होंने और नए लाए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, सभी अपन इसी टेबल के माध्यम से सारी चीजें समझने का एक बार प्रयास करते हैं। मोनेरा जो होते हैं, बस याद एक रखना है, मोनेरा आपको प्रोकैरियोटिक मिलेंगे, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। बाकी सारे क्या है? यूकैरियोटिक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे वो किस में डाले जाएंगे? मोनेरा के अंदर डाले जाएंगे। बाकी यूकैरियोटिक 4 डिवीजन और है यूकैरियोटिक के, जिसमें प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटाई है और एनिमेलिया है। चलो ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पे बात करता हूँ कोशिकाएं संरचना की, शरीर की स्ट्रक्चर की। तो मोनेरा जो होते हैं वो कोशिकीय होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर कह सकता हूँ, एक कोशिकीय होते हैं ना, यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें टिश्यू नहीं पाए जा सकते, है ना। सेल क्या करती है? टिश्यू बनाती है। सेल टिश्यू बनाती है ना, तो इसमें सिर्फ सेल ही पाई जाएगी, टिश्यू एब्सेंट होगा। मोनेरा के अंदर सेल सेल की बातें होगी, सेल के अलावा ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा ही नहीं ना, ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा ही नहीं। तो ये कोशिकीय है ना। प्रोटिस्टा भी है तो यूकैरियोटिक, लेकिन है कैसा? एक कोशिकीय है। कैसा?
एक कोशिकीय हैं। उसके बाद फंजाई, फंजाई के अंदर बहुकोशिकाएं आ गई, बहुकोशिकीय जीव आ गए, कुछ टिश्यू भी बनने लगे, अदृढ़ उत्तक। प्लांटाई के अंदर फिर वापस उत्तक मिले अपने को, यानी कि टिश्यू मिले, ऑर्गन भी मिले और टिश्यू सिस्टम भी मिले। उसके बाद एनिमेलिया की बात करूं तो इसके अंदर टिश्यू मिले, ऑर्गन मिले और ऑर्गन सिस्टम मिले। क्या मिले? ऑर्गन सिस्टम मिले। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और, अगर ये जीव प्रोकैरियोटिक हैं तो हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जो जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है या कम विकसित होती है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अभाव होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? और क्या क्या अभाव होता है? झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी नहीं पाए जाएंगे। झिल्ली वाले कोशिकांग जो हैं वो भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। इतना तो क्लियर है सर। और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कौन है? मोनेरा है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कौन है? मोनेरा है। तो क्या मोनेरा जगत के अंदर केंद्रक झिल्ली मिलेगी? नहीं मिलेगी, इसलिए क्या लिखा है इसने? अनुपस्थित लिखा है। बाकी सब में क्या मिलेगी? यस, क्योंकि यूकैरियोटिक है। क्योंकि यूकैरियोटिक है तो केंद्रक झिल्ली सारों में मिलेगी, मोनेरा में नहीं मिलेगी, क्योंकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या क्या रहेगा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आया सेल वॉल के ऊपर। किसके ऊपर बात आई? सेल वॉल के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो मोनेरा की सेल वॉल क्या होती है? देखो, सेल्यूलोज रहित है, मतलब सेल्यूलोज उसमें नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है। बहुसर्करॉइड है, मतलब पॉलीसेकेराइड की बनी है। किसकी बनी है? पॉलीसेकेराइड की बनी है। और साथ साथ में क्या है? एमिनो एसिड। पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड, आपको याद कितना रखना है? पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी है। प्रोटिस्टा की बात करूं तो कुछ में तो भित्ति मिलेगी, कुछ में मिलेगी और कुछ में नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ में उपस्थित होती है। फंजाई का इंपॉर्टेंट है सेल वॉल का कैरेक्टर। फंजाई का सेल वॉल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उपस्थित होगी, यस उपस्थित होगी। सेल्यूलोज रहित होगी, मतलब इसमें भी सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा, लेकिन किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, पूछा भी गया है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिनस होती है, यानी काइटिन की बनी होती है। याद रहेगा क्या दोस्त? बस इतना ही याद रखना है, काइटिन, बस। उसके बाद प्लांटाई की बात करूं तो बिल्कुल पौधों के अंदर आप सभी जानते हैं सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोज सहित लिखा है अब यहाँ पे, यानी कि सेल्यूलोज की बनी हुई थी। पता है ना, ये चीज तो सबको पता है। और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये चीज भी आपको बेसिक है, सबको पता है। एनिमल के अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होती है। सेल वॉल मेम्ब्रेन है ना, सॉरी वॉल ही, सेल वॉल है जो क्या होती है आपकी? एब्सेंट होती है। क्या ये बात क्लियर है? अरे बताओ, क्लियर है? यस। अब देखो, अब आता है पोषण की विधियां, यानी कि ये सारे जीव जो हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे ना, अपना पोषण कैसे करेंगे, जीवन यापन के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर मोनेरा की बात करूं, मोनेरा जो है पोषण में विविधता दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा विविधता दिखाते हैं। जैसे ये स्वपोषी भी हो सकते हैं। मोनेरा जो होते हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। और अपना खाना खुद बनाने के दो तरीके हैं। अपना खाना खुद बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप रसायन संश्लेषी बनो, या तो आप रसायन संश्लेषी बनो। रसायन संश्लेषी का मतलब क्या हुआ कि रसायनों से जो है वो भोजन बना डालो। और या फिर आप बन जाओ प्रकाश संश्लेषी, मतलब प्रकाश से भोजन बना दो, लाइट से भोजन बना दो। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब बात ये है कि मोनेरा दोनों ही कर सकते हैं। बात ये है मोनेरा दोनों ही कर सकते हैं। वो रसायन से भी खाना बना के जीवन यापन कर देंगे कुछ एक, और कुछ एक फोटोसिंथेसिस भी कर डालेंगे। तो मोनेरा के अंदर विविधता है बहुत तगड़ी। वो स्वपोषी हो सकते हैं, जिसके अंदर रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज, स्वपोषी हो सकते हैं और साथ साथ में परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी तो होते ही हैं, साथ साथ में वो परपोषी भी हो रहे हैं। परपोषी का मतलब है दूसरों से भोजन प्राप्त करना। परपोषी का मतलब है दूसरों से भोजन के ऊपर निर्भर रहना, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। अब इसके भी कुछ तरीके हैं। परपोषी में या तो आप मृतपोषी बन जाओ, मृतपोषी मतलब मरी हुई चीजों से, मरी हुई सामग्री से आप भोजन प्राप्त करो, या आप परजीवी बन जाओ। परजीवी बन जाओ। परजीवी का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे जीव के अंदर या ऊपर रह के खाना प्राप्त करना। इसके भी दो तरीके, या तो किसी जीव के अंदर घुस जाओ, पूरा अंदर घुस जाओ, और या फिर उसके ऊपर रह के भोजन प्राप्त करो। ठीक है। ऊपर रहने में एक उदाहरण है आपके पास, जू। जू नाम सुना है क्या? अपने बालों के ऊपर, अपने बालों के अंदर एक जू नाम का जीव होता है, वो आपने सुना होगा चीजें ये सारी। तो जू जो है वो बालों में जो है वो अपनी संख्या वगैरह इंक्रीज करती है और अपनी बालों में पड़ी रहती है। तो वो एक परजीवी है। वो एक क्या है?
परजीवी है। और वो कौन सा परजीवी है? अंदर रहेगा, बाहर वाला है, तो बाहरी परजीवी है ना, बाह्य परजीवी है। वो कैसा है? बाह्य परजीवी है, जूं है ना। उसके अलावा कुछ आंतरिक परजीवी भी हो सकते हैं अपने शरीर के अंदर, आंत वगैरह में खूब सारे है ना। तो जूं जो है वो अपने बालों से पोषण प्राप्त करती है और वो बाह्य परजीवी है ना। तो परजीवी और मृतपोषी दो प्रकार के हो सकते हैं। परपोषी में क्या क्या हो सकते हैं? परजीवी हो सकते हैं और मृतपोषी भी हो सकते हैं। चलो, अब मोनेरा में क्या है? मोनेरा में विविधता क्यों कहते हैं अपन? क्योंकि परपोषी भी है, सॉरी, परपोषी के अंदर मृतपोषी भी है और परजीवी भी है। वाह यार, स्वपोषी में भी दोनों मिल गए, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। परपोषी में भी अपने को दोनों मिल गए, मृतपोषी और परजीवी दोनों ही कर सकता है। तो मोनेरा तो बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर। पोषण की विधि में मोनेरा सबसे आगे। उसके बाद प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मतलब रसायन संश्लेषी केवल ये थे, ये नहीं है रसायन संश्लेषी। परपोषी हो सकते हैं, चलो परपोषी हो सकते हैं। उसके बाद फंजाई जो है वो टोटली परपोषी है। फंजाई जो है वो टोटली कैसी है? परपोषी है। फंजाई में स्वपोषी का नामो निशान नहीं है। फंजाई में स्वपोषी का नामो निशान नहीं है। परपोषी में दोनों ही है, मृतपोषी भी है और परजीवी भी है। उसके बाद पादप तो आप सभी जानते हो, पौधों के ऊपर तो सब निर्भर है, पौधों के ऊपर तो सब निर्भर है। इसका मतलब प्लांट कैसे हैं? स्वपोषी है और प्रकाश संश्लेषी है, लाइट से खाना बनाते हैं, ये तो बेसिक है, सबको पता है। एनिमल की बात करें, एनिमल की जिसके अंदर हम भी आते हैं, तो परपोषी है, बिल्कुल दूसरों के ऊपर डिपेंड है, खुद खाना नहीं बना सकते। जिसके अंदर मृतपोषी है, मरी हुई सामग्री से भी खाना प्राप्त करते हैं। और प्राणी समभोजी हैं, यानी प्राणियों को खा के भी भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि शेर वगैरह है ना, शेर वगैरह है, तो ये एनिमल में आते हैं। तो ये क्या करते हैं? प्राणी वगैरह को खाते हैं, हिरण वगैरह जो भी आप मानना चाहो, है ना। तो इनको खा के ये भोजन प्राप्त करेंगे। तो प्राणी समभोजी और मृतपोषी यानी मरी हुई सामग्री से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अब आता है लास्ट, प्रजनन की विधि, जिसके अंदर हम बात करें तो एक तो संयुग्मन है और युग्मक शल। अच्छा, मोनेरा जो है वो क्या करते हैं? संयुग्मन करते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रजनन में क्या करते हैं? संयुग्मन की विधि है। और इसके अंदर युग्मक शलन और संयुग्मन है। और फिर जो है वो फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया तीनों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है ना। याद रहेगा? अरे याद रहेगा क्या? चलो, अगर टेबल क्लियर हुई है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर टेबल क्लियर हुई है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। और आगे बढ़ने में अगर मैं बात करूं, अभी तक तो हमने लास्ट क्लास का भी कवर किया होगा, शायद लास्ट में इतना बता ही दिया था, ये तो शायद दोबारा भी बताया है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1969 के अंदर RH व्हीटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। RH व्हीटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, 5 जगत वर्गीकरण दे डाला। यस, कौन कौन से जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। याद रहेगा क्या? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवर्तीय संबंध वर्गीकरण के आधार थे। इनके वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से थे? बताओ, कौन कौन सी चीजों के ऊपर इन्होंने देख के जो है वो वर्गीकरण किया? कोशिका की संरचना देखी, हाँ सर बिल्कुल देखी, अभी अपन ऊपर पढ़ के आया टेबल में। शरीर की संरचना देखी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कैसा है, हाँ सर ये भी देखी थी। पोषण की प्रक्रिया देखी थी, कैसा है, स्वपोषी है, परपोषी है, कैसा है, हाँ सर देखी थी। प्रजनन की विधि देखी थी, फर्टिलाइजेशन है, युग्मक है, संयुग्मन है, कौन सा प्रोसेस है। और उसके अलावा क्या है? जातिवृत्तीय संबंध। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो है व्हीटेकर साहब ने वर्गीकरण किया था। यस, अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े कुछ मुद्दों या धारणाओं पर विचार करेंगे और जिसके कारण ये पद्धति जो है प्रभावित है, यानी सबसे ज्यादा माने जाने वाली है और इस पद्धति को अभी स्वीकार किया जाता है। इससे पहले की जो वर्गीकरण पद्धति थी, मतलब पंच जगत से पहले जो वर्गीकरण पद्धतियां थी, जैसे द्विजगत वर्गीकरण हो गया, है ना, इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत क्या होता था? जो आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया कैसे? प्रोकैरियोटिक है। और इस पद्धति के अनुसार प्रोकैरियोटिक को किस में डालना चाहिए? मोनेरा के अंदर डालना चाहिए, पंचजगत के अनुसार। पंचजगत के अनुसार बैक्टीरिया को मोनेरा में डालना चाहिए। नील हरित शैवाल जो है वो और चलो, नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, जिसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, BGA कहते हैं। हालांकि सवाल है, लेकिन फिर भी इसको 5 जगत के अंदर किस में डाला गया है? मोनेरा के अंदर डाला गया है। पंच जगत के अंदर किस में डाला है? मोनेरा में डाला है। उसके अलावा फंजाई जो है, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको पहले के वर्गीकरण में पादपों में डाल दिया गया था। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक थे और मोनेरा में आने चाहिए थे पंचजगत के अनुसार, लेकिन उस समय जो वर्गीकरण हुआ था तब पंचजगत तो नहीं था, द्विजगत था, तो उसके अंदर इन सबको एक साथ पादपों में डाल दिया गया। इसका रीजन एक ही था कि इन सब के पास सेल वॉल पाई जा रही थी। बैक्टीरिया के पास देखे तो सेल वॉल होती है, हाँ सर होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास सेल वॉल थी, फंजाई के पास सेल वॉल थी,
मॉस और फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के पास सेल वॉल थी। ये सारे पादप हैं, ये सारे पादप हैं, तो इनके पास सेल वॉल थी, है ना। अगर इनके पास सेल वॉल थी तो इनको क्या कर दिया था, पादपों के अंदर डाल दिया था सबको ही। और सोच ये थी, बेसिकली इसके पीछे सोच क्या थी, सोच ये थी कि पादपों के पास सेल वॉल पाई जाती है, जंतुओं के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो जिसके अंदर सेल वॉल इनको दिखी उन सबको पादपों के अंदर डाल दिया गया था, भले ही वो प्रोकैरियोटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दिया पहले, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, कोशिका भित्ति थी इसलिए एक साथ डाल दिया गया था। जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर भी अलग थे, इसकी सेल वॉल अलग है, इनकी सेल वॉल अलग अलग प्रकार की बनी हुई है। सेल वॉल में भी बस पाई जा रही है ये एक समानता थी, लेकिन सेल वॉल भी किसकी बनी हुई है, ये सारी भी विभिन्नता थी, है ना। सेल वॉल किसकी बनी ये तो अलग अलग थी, बस है सेल वॉल इसलिए एक साथ डाल दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई हैं। अब देखो एक और वर्गीकरण है, 3 अनुक्षेत्र, है ना, 3 पद्धतियां और दी गई है, अनुक्षेत्र, 3 अनुक्षेत्र दिए गए हैं, 3 अनुक्षेत्र दिए गए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो पहले बेसिकली क्या है, ये 3 अनुक्षेत्र 6 जगत वर्गीकरण को बता रहा है। किसको बता रहा है, 6 जगत वर्गीकरण को बता रहा है, जिसके अंदर मोनेरा जो है ना, आपका मोनेरा जो है उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो ऑर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ये मोनेरा के 2 पार्ट डाल दिए और बाकी यू कैरियोटिक का एक पूरा अनुक्षेत्र ले लिया, यू कैरियोटिक का। मोनेरा को 2 भागों में अलग दे दिया, ऑर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और तीसरा जो है सारे यू कैरियोटिक एक साथ। इसका मतलब कितने जगत हो गए, अब एक ऑर्की बैक्टीरिया का जगत माना जाएगा और यू बैक्टीरिया का एक माना जाएगा। और यूकैरियोटिक में कितने आ रहे थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, 4 इसमें आ रहे थे पहले ही। तो 4, 5 और 6, मतलब कितने जगत वर्गीकरण कह सकता हूँ, 6 जगत वर्गीकरण, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये बात बोली थी कार्ल वाउज ने, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये कार्ल वूसे भी कहते हैं उसको, वाउज वूसे ऐसा कुछ है उच्चारण के अंदर। तो कार्ल वूचे या कार्ल वाउज नाम के एक वैज्ञानिक ने ये 6 जगत वर्गीकरण को बताया था, है ना। हालांकि उच्च कक्षाओं में इसका अध्ययन करते हैं, डीप नॉलेज है, और अपने सिलेबस के अंदर ये चीज़ें नहीं है। मोनेरा को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया और सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र के अंदर रखा गया था। तो यूकैरियोटिक सारे कितने थे जगत, 4 थे, और मोनेरा को कितने में बांटा, 2 में बांटा, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 जगत। इस प्रकार से एक 6 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। किसने दी थी, कार्ल वूसे ने दी थी, कार्ल वूजे, है ना, या वाउज भी बोलते हैं ना, उच्चारण में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप इस पद्धति के विषय में उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं ना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। अच्छा, ये पहले की बात कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया थे और जो नीलहरित शैवाल थे, अब किस में आते हैं ये, अब ये दोनों ही मोनेरा के अंदर आते हैं। अब ये दोनों ही किस में आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। अब ये दोनों ही किस में आते हैं, अब ये दोनों ही किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। लेकिन पहले इनको यूकैरियोटिक जीवों के साथ डाल दिया गया था, क्योंकि पादपों के अंदर डाला था पहले इसको, और पादप यूकैरियोटिक हैं तो पहले इनको यूकैरियोटिक के साथ डाला था। लेकिन है कैसे, ये प्रोकैरियोटिक है, तो इनको अलग करना जरूरी था, तो मोनेरा के अंदर अलग किया गया था इनको निकाल के, है ना। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ में वर्गीकृत कर दिया गया था। अब पहले की पद्धतियों में क्या किया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रखा था आपने, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऐसा है, यूनिसेलुलर है भाई, प्रोकैरियोटिक है तो ये तो यूनिसेलुलर है, लेकिन इनको रखा कहाँ गया था साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा सेवाल, क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा सेवाल। कहने का मतलब ये है, पहले तो ये चीज़ समझो कि ये दोनों सवाल हैं, ये दोनों कैसे सवाल हैं, और डाला इसको कहाँ गया था, प्लांट के अंदर डाला गया था। सवाल है तो प्लांट के अंदर डाला गया था इनको। दिक्कत ये हुई, आप अगर वर्गीकरण के अंदर कोशिकाओं को देखें तो क्लेमिडो जो मोनास है तो सवाल, लेकिन ये यूनिसेलुलर है। क्लेमिडोमोनास जो है वो आपको यूनिसेलुलर मिल रहा है, और स्पाइरोगायरा जो सवाल है वो आपको मिल रहा है, स्पाइरोगायरा जो है वो आपका मल्टी सेलुलर है। अब आपने दोनों को सवाल में डाला तो यूनिसेलुलर भी आ रहा है और मल्टी सेलुलर भी आ रहा है, मतलब एक कोशिका को भी आप साथ डाल रहे हो और बहुकोशिकीय को भी साथ डाल रहे हो। तो इसके अनुसार क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों को साथ में वर्गीकृत कर दिया गया था। जैसे कि क्लेमिडोमोनास आपका यूनिसेलुलर है
और स्पाइरोगायरा आपका मल्टी सेलुलर है, तो ये दिक्कत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषी, कवक यानी कि फंजाई, कवक यानी क्या हो गया, फंजाई, और फंजाई सबसे तगड़े परपोषी है ना। फंजाई क्या है, परपोषी तो है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, खुद खाना नहीं बना सकते। तो फंजाई जैसे परपोषितों का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया जाता, क्योंकि आपने फंजाई को और प्लांट को एक साथ प्लांट में डाला था। फंजाई और प्लांट को आपने प्लांट में डाल दिया था, दोनों को। पहले की बात हो रही है, पंच जगत की बात नहीं हो रही, पहले के जो वर्गीकरण है उसकी बात हो रही है। तो फंजाई जो कि बिल्कुल परपोषी है, खुद खाना बना ही नहीं सकता, उसको आपने प्लांट के साथ डाला जो कि खुद खाना बनाता है, तो इनके बीच में तो कोई विभेद ही नहीं कर सकते थे अपन, तो ये पद्धति तो फैल दी। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति भी किसकी थी, काइटिन की थी, और हरित पादपों की, प्लांट की किसकी थी, सेलुलोज की थी। बिल्कुल डिफरेंस है, फिर भी एक साथ डाला गया था पहले। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगह दिया। फिर पता चला कि भाई कवक तो दिक्कत कर रहे हैं प्लांट के अंदर, नहीं रखना है इनको, तो कवकों को सभी को एक साथ निकाला और एक फंजाई नाम के किंगडम में उनका एक अलग ही किंगडम बना दिया गया, जिसका नाम है फंजाई। उनके अंदर फिर उसको डाला गया कवकों को अलग से। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारी, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं, उन सभी को डाल के किस में डाला गया, मोनेरा के अंदर। और जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, यहाँ आगे एक शब्द गायब है वो है यूकैरियोटिक, आगे एक शब्द डाले गायब है वो है यूकैरियोटिक। जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे उनका एक जगत बना दिया प्रोटिस्टा, उनका एक जगत बना दिया प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत सवाल में रखा गया था। अब दिक्कत ये है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ है मेरे ख्याल से। हालांकि हम जब प्रोटिस्टा पढ़ते हैं तब क्लेमाइडोमोनास का कहीं से भी जिक्र नहीं होता है, कहीं से भी जिक्र नहीं होता है। हम इसको सवाल के अंदर ही पढ़ते हैं, हम इसको प्लांट किंगडम के अंदर सवाल के अंदर ही पढ़ते हैं। क्यों, है ये यूनिसेलुलर, है तो ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। अब यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है तो इसको होना कहाँ चाहिए, प्रोटिस्टा में होना चाहिए। शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में डाला जाता है। यहाँ पे जस्ट ऊपर लिखा देखो, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, मैंने बोला यहाँ गायब है। अब एक कोशिकीय यूकैरियोटिकों को प्रोटिस्टा में डाल रहे हो, तो क्लेमिडोमोनास भी क्या है, एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, इसको भी कहाँ होना चाहिए, प्रोटिस्टा में डालना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसने लिखा है कि मैंने प्रोटिस्टा में डाला है, लेकिन पढ़ते तो इसको सवाल में है, पढ़ते तो इसको सवाल में है। अब ये दिक्कत है, अब इसका मेरे पास भी जवाब है नहीं, बाकी ये चीजें दिक्कत है। लिखा इसने साफ साफ है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्ले माइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत सवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, उसके साथ में रखा गया है इसको क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को। अब पढ़ते तो अपन सवाल में है भाई, सीधी सी बात ये है। अब रखा इन्होंने बोला प्रोटिस्टा में है, तो पता नहीं उच्च कक्षाओं में रखा होगा कहीं पे, हायर क्लास के अंदर, है ना। हाँ, ये चीज तो है कि पैरामीशियम और अमीबा जो है वो पहले प्राणी जगत में रखे गए थे। पैरामीशियम और अमीबा जो है वो पहले प्राणी में रखे गए थे, यानी एनिमल किंगडम में रखे गए थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये यूनिसेलुलर है दोनों ही और यूकैरियोटिक हैं, इनको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए, तो इनको तो उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। और इनको हम प्रोटिस्टा में ही पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर, इनको तो हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था, पैरामीशियम और अमीबा को। लेकिन क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में डाला है, लेकिन पढ़ तो अपन किस में रहे, पढ़ तो सर सवाल में रहे हैं। तो ये दिक्कत की बात है। तो इसका जवाब मैं ढूंढ के लाऊंगा कहीं से, क्या मिलता है देखते हैं। अच्छा, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पैरामीशियम और अमीबा की बात कर रहे हैं। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन, इसका मैं जवाब जरूर लाऊंगा, है ना, इसका जो आंसर है वो मैं जरूर खोज के लाऊंगा, आप ध्यान रखना, है ना। इस प्रकार के परिवर्तन आगे फ्यूचर में भी होंगे, जो लक्षणों और विकासी संबंधों के आधार प्रति हमारी समझ में सुधार निर्भर करेगा। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है, न कि आकार की इकाई की प्रजनन। ठीक है, यहाँ पे कोई खास है नहीं, यहाँ पे कोई नीट के लेवल का खास है नहीं, है ना। इस अध्याय में हम RH व्हाइटेकर की पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटाई और एनिमल जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में पादप और प्राणी जगत कहते हैं, उनकी चर्चा आगे के 2 चैप्टर के अंदर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हम चैप्टर जो कर रहे हैं अभी, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो मोनेरा, एक प्रोटिस्टा और एक फंजाई, इनको डीप में पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल किंगडम का अलग से चैप्टर दे दिया इन्होंने, तीसरा और चौथा चैप्टर, है ना, तो वहाँ पे दिक्कत है नहीं। अभी अपन स्टार्ट करेंगे मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत। कौन सा स्टार्ट करेंगे दोस्त, मोनेरा जगत स्टार्ट करेंगे। आइए चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भर भर के PYQs भी पूछे गए हैं, है ना, भर भर के PYQs पूछे गए हैं।
चलिए मोनेरा को शुरू करें क्या? चलो, मोनेरा के अंदर सबसे पहले एक चीज़ तो पता है अपने को, एक चीज़ तो अपने को पता है। पहले कुछ बेसिक चीज़ें तो पता कर लेते हैं ना कि मोनेरा जो है सबसे पहले क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे यानी कि एक कोशिकीय होंगे। उसके साथ साथ ही यूकैरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक होंगे? तो सर ये तो प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। तो ये चीज़ होगी, एक तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होंगे। पोषण की बात करें तो ये स्वपोषी भी हैं, परपोषी भी हैं, मृतपोषी है ना, परजीवी सारी ये क्या है, सारे ये। चलो और बताओ, चलो और तो एनसीईआरटी बताएगी। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर हैं। वो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। तो सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आएंगे, मोनेरा के अंदर आएंगे। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे लगभग लगभग मोनेरा ही मिल जाते हैं सर्वाधिक संख्या में। लगभग सभी स्थानों में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाएंगे। मुट्ठी भर मिट्टी में आपने एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाते हैं, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जाएंगे। चाहे मैं कह सकता हूँ मोनेरा में आएंगे वो सारे, सैकड़ों प्रकार के मोनेराज, है ना। तो बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया किस में आ रहे हैं, मोनेरा के अंदर ही तो आ रहे हैं। गर्म जल के झरनों में अपने को मिल सकते हैं, मरुस्थल में मिल सकते हैं, बर्फ के अंदर मिल सकते हैं, गहरे समुद्र में मिल सकते हैं, जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों में जहां दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रहते हैं, वहां मोनेरा भैया जीवित रहते हैं। मोनेरा कोई जीव नहीं है, मोनेरा एक किंगडम है, जगत है। इसके अंदर जीव आएंगे खूब सारे। अब मोनेरा की ये खासियत है कि इनको सरल और सीधी सादी जगह पसंद नहीं है। इनको रहना है ऐसी जगह पे जहाँ दूसरों की टिकती नहीं हो। इनको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ दूसरों की औकात ही नहीं हो रहने की, वहाँ ये साले रह के आएंगे। गर्म जल के झरनों में किसी की औकात नहीं है कि वहाँ पे जाके रह ले, वहाँ पे मोनेरा भैया रहते हैं, वहाँ पे मोनेरा भैया के लोग रहते हैं। मरुस्थल में किसी की औकात नहीं है इतनी गर्मी में, मरुस्थल की गर्मी में बैक्टीरिया, रेत में अंदर किसी बैक्टीरिया की औकात नहीं है टिकने की, किसी सूक्ष्म जीव की टिकने की औकात नहीं है ना। वहां पे मोनेरा जगत के, मोनेरा भैया के आदमी रहते हैं। बर्फ के अंदर रहने की किसी की औकात नहीं है, वहां मोनेरा भैया के आदमी रहते हैं। गहरे समुद्र में रहने की किसी की औकात नहीं है, वहां मोनेरा भैया के आदमी रहते हैं। विषम और प्रतिकूल आवासों में ही रहना पसंद करते हैं। विषम यानी कि जो चीज प्रतिकूल है उनमें रहना पसंद करते हैं मोनेरा भैया के आदमी। यस, जहां दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रहते हैं वहां मोनेरा भैया के लोग झंडा लहराते हैं, परचम लहराते हैं। यस, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहेंगे, परजीवी के रूप में रहते हैं, क्योंकि पहले ही बात करी पोषण की वीडियो के अंदर, परजीवी हो सकते हैं और परजीवी के अंदर अन्य जीवों के ऊपर रह सकते हैं, अन्य जीवों के ऊपर रह सकते हैं या भीतर रह सकते हैं। भीतर रहेंगे उनको बोलेंगे आंतरिक परजीवी या अंतः परजीवी, भीतर रहेंगे उनको बोलेंगे अंतः परजीवी, और जीवों के जो ऊपर रहेंगे, बाहर रहेंगे, उनको बोलेंगे बाह्य परजीवी। शायद एक्टो और एंडो पैरासाइट ऐसा कुछ है, शायद इसको एंडो पैरासाइट बोलते हैं और इसको एक्सो पैरासाइट बोलते हैं मेरे ख्याल से, बाकी आप एक बार देख लेना इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब चलो, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर, आकार के आधार पर चार समूहों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से चार समूह हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। आकार के आधार पर बैक्टीरिया को चार प्रकार के, चार समूहों के अंदर बांटा गया है बैक्टीरिया को, है ना। कौन कौन से चार हैं, आइए सबके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हमने बांटा गोलाकार, सबसे पहले हमने बांटा गोलाकार। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने बांटा छड़ाकार, तीसरे पे हमने बांटा कोमाकार, और चौथे को हमने बांटा सर्पिलाकार। कितनी कारें होगी, चार कारें, सर्पिला, सर्पिलकार या सर्पिलाकार, जो भी है ना। चार प्रकार की कार मिली है, गोलाकार, छड़ाकार, कोमाकार और सर्पिलाकार। कार नहीं है बेसिकली। गोलाकार मतलब राउंड शेप के बैक्टीरिया होंगे, गोलाकार का मतलब क्या होगा, राउंड शेप के बैक्टीरिया होंगे, और इनको नाम दिया जाता है कोकस, इनको नाम दिया जाता है कोकस। कोकस बेसिकली उस एक को नाम दिया जाता है, मतलब उस सिंगल सिंगल बैक्टीरिया को कोकस कहेंगे। अगर उसका ग्रुप मिल जाए, बहुवचन हो, तो उसको अपन कहेंगे कोकाई, उसको अपन क्या कहेंगे, कोकाई। कोकस सिर्फ एक को बोला है, कोकाई उसके ग्रुप को बोला है, किसके, गोलाकार बैक्टीरिया के।
उसके बाद कुछ छड़ाकार हो सकते हैं। छड़ाकार वालों को बोला जाता है बैसिलस। क्या बोला जाता है? बैसिलस। बैसिलस उस एक को बोला जाएगा। अगर उसका ग्रुप मिल जाए तो मैं उसको बोलूंगा बैसिलाई। मैं उसको क्या बोलूंगा? बैसिलाई बोलूंगा। उसके बाद कौमाकार है, उसको बोलते हैं विब्रियम। विब्री विब्री विब्रियम, वापस से लिखूंगा विब्रियम। और अगर उसका ग्रुप मिल जाए तो मैं उसको बोलूंगा विब्रियो। उसको क्या बोलूंगा? विब्रियो बोलूंगा। क्लियर? लास्ट जो बचा है वो बचा है आपका सर्पिलाकार। इसको बोला जाता है स्पाइरीलम। इसको बोलते हैं स्पाइरीलम। सिंगल को बोलेंगे स्पाइरीलम। अगर बहुवचन है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, तो उसको स्पाइरीला बोलूंगा, उसको स्पाइरीला बोलूंगा। क्या मेरी चारों क्लासिफिकेशन समझ में आई? तो एनसीईआरटी के ऊपर बढ़ते हैं। समझ में आया तो यस लिखो और एनसीईआरटी के ऊपर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों, गोलाकार कोकस बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैचिलस बहुवचन बैसिलाई, कोमाकार विब्रियम बहुवचन विब्रियो, सर्पिलाकार स्पाइरीलम और बहुवचन स्पाइरीला। याद रहेगा क्या दोस्त? सबका फोटो देखेंगे, ये गोलाकार है और ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर मैं इस एक को पर्टिकुलर इस एक को नाम दूं तो क्या कहूंगा? मैं कोकस कहूंगा। क्या कहूंगा दोस्त? कोकस कहूंगा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ दिखाया है तो कोकाई लिखा है। पर्टिकुलर मैं इस एक को लूं तो वो मेरा क्या होगा? बैसिलस होगा। क्या होगा मेरा? बैसिलस होगा। लेकिन ग्रुप ऑफ ले रहा हूं तो वो क्या होगा? बैसिलाई। अगर मैं ग्रुप ले रहा हूं तो वो क्या होगा मेरा? बैसिलाई होगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर मैं, ठीक है, तो सिंगल था, उसको मैंने क्या बोला? सिंगल को मैंने बोला बैसिलस। सिंगल को मैंने क्या बोला? बैसिलस बोला। और जो इसका ग्रुप ऑफ था बैक्टीरिया उसको बैसिलाई बोला। क्लियर है क्या दोस्त? उसके बाद जो आपका सिंगल है उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पाइरीलम बोलूंगा। इस सिंगल को लूं, इस अकेले को लूं तो स्पाइरीलम है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है तो वो स्पाइरीला है। याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो स्पाइरीलम है या जो स्पाइरीला है, इसके अंदर कसाब पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। दिख रहे हैं क्या फ्लैजिला आपको? ये वाले फ्लैजिला जो इसकी गति वगैरह में सहायक है। तो ये कसाब पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन से बैक्टीरिया में कसाब पाए जाएंगे, ऐसा सवाल आ जाए और चारों ही ऑप्शन दे दे तो आपको स्पाइरीला या स्पाइरीलम टिक करना है। यस, क्या मेरी बात जहन में घुस रही है? उसके बाद लास्ट जो था कोमाकार, जिसको विब्रियम बोला था, विब्रियम बोला था, वो उस एक को तो विब्रियम बोला था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है तो उसको क्या बोलूंगा? विब्रियो बोलूंगा। और ये कोमा शेप में होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है क्या? बैक्टीरिया के आकार क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि संरचना के अंदर यद्यपि संरचना के अंदर यद्यपि यद्यपि संरचना के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अत्यंत सरल दिखेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आप देखने जाओगे तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही सरल दिखने वाले ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका व्यवहार बहुत जटिल है। ये जो लाइन है वो स्टार मार्क है। उपापचय की दृष्टि से देखने जाओगे तो अन्य जो जीवधारी हैं, अन्य जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी तुलना में आपको बैक्टीरिया के अंदर या मोनेरा के अंदर सबसे अधिक विविधता पाई जाती है उपापचय की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क, क्योंकि पोषण के अंदर देख लिया हमने। उदाहरण के लिए वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों और मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये अर्थात नहीं लिखना था। इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं, और अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते, जैसे कि परपोषी भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि परपोषी भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अन्य जीवधारियों पे रह सकते हैं, यानी कि परजीवी हो सकते हैं, यानी कि परजीवी हो सकते हैं। और मृत कार्बनिक पदार्थों से पर निर्भर है, मतलब मृतपोषी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मृतपोषी भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? मृतपोषी भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या दोस्त? तो ये मोनेरा के अंदर विविधता है और इसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि उपापचय दृष्टि से सबसे ज्यादा विविधता दर्शाने वाला जगत या कौन सा, मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह है ना, तो वहां पे मोनेरा भी था ऑप्शन में, और वो करेक्ट आंसर था उसका, मोनेरा। यहाँ पर ऑप्शन में बैक्टीरिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर ही आते हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना मोनेरा तो खत्म, मतलब स्टार्टिंग मोनेरा की हो गई है। अब मोनेरा के कुछ पार्ट्स हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में अपन अच्छे से करेंगे, पूरा मोनेरा खत्म करेंगे। हो सकता है तो प्रोटिस्टा भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर फंजाई को अलग एक ले लेंगे एक लेक्चर के अंदर, और उसके बाद जो पीछे का पोर्शन है वो अलग लेक्चर के अंदर ले लेंगे। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।